प्रॉब्लम क्या? भैया ऐसा क्या है इसमें? बता रहा हूँ 80 मार्क्स का। नो मामा, इसमें से सबसे डिफिकल्ट है 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स का क्या है? रैपिड रीडर है। ओके, अब नॉर्मली क्या होता है ना, ये 16 मार्क्स अलग अलग तरीके का था पहले। लास्ट ईयर एमसीक्यू रिलेटेड था। ओके, 8 मार्क्स का आता था, बट अभी ये 16 मार्क्स का हो गया। ओके, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन है पता है? क्वेश्चन 1 जो फिक्स्ड है वो है 4 मार्क का, फ्रॉम रैपिड रीडर 4.1। याद है लास्ट ईयर तुमको ऐसा कुछ था, राइट द थीम, व्हाट इज प्लॉट, एक्सप्लेन करने का, वो सब याद है किसी को? हाँ हाँ, स्टोरी का एक तो पार्ट अच्छा, देते थे और बोलते थे इसका प्लॉट। हाँ नहीं नहीं, वो स्टोरी का थोड़ा पार्ट थोड़ा। तो दूसरे क्वेश्चंस होते थे, ये रट्टा मारने वाले क्वेश्चंस थे। अच्छा, ये वाला। जैसे थे अच्छा, मान वो लो, जो आखिरी में जो चैप्टर्स दिए हुए टेक्स्ट बुक से, हाँ वो हाँ कुछ वो वाले देते क्या? थे, उसका आंसर राइट रट्टा राइट मारना राइट, पड़ता है। हाँ हाँ, याद है। हाँ याद है ना, तो ये वो है। ओके, और वो स्ट्रेसफुल है बहुत काफी। फिर इसके बाद तो बेसिकली ये पूरा लर्निंग वाला पार्ट है। फिर ये जो 12 मार्क्स है वो 4.2 से लेके 4.4 तक है। ओके, जो बाकी है 3 रैपिड रीडर है। ओके, यहाँ से कैसे आएगा पता है? राइट द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, राइट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। समझा क्वेश्चन? कैसे क्वेश्चन जाएंगे? राइट about the theme, explain the character of the person. समझा? What does a line mean? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुमको। अब ये सब के लिए तुम्हें बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये सब के लिए तुम लोग को बेसिकली पढ़ना पड़ेगा कहाँ ना कहाँ से, चाहे अपने पास डाइजेस्ट हो, 21 सेट हो, हम खुद से बनाए। ओके, बट तुमको ये कहाँ ना कहाँ पे रीड करना पड़ेगा, सो दैट तुम लोग को पता चले या आइडिया आए और तुमको लिखना कैसे। समझ आया? सबको समझा कि नहीं? अब नॉर्मली हाँ हाँ। रैपिड रीडर है ना 16 मार्क्स, पहले तो 8 मार्क्स का होता था, और रैपिड रीडर वाज द लास्ट थिंग दैट वी डिड इन अ नॉर्मल सिचुएशन, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। रैपिड रीडर इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग। 4 चैप्टर है। ओके, चारों चैप्टर हम लोग पहले करेंगे। ये 16 मार्क गाइस, ये 16 मार्क में लग नहीं सकते तुम्हारे। देखो नॉर्मली मैं तुमको बताता हूँ बच्चों का टेंडेंसी क्या था। जो सारे एवरेज एवरेज बच्चे होते थे वो रैपिड रीडर 8 मार्क का होता था, बट उसमें एक्टिव बहुत ज्यादा चीजें रहती थी। मान लो इमेजिनरी पैराग्राफ रहता था, एक्सटेंड द स्टोरी रहता था, तो पब्लिक वो सारा चीजें भगवान भरोसे छोड़ देने का एग्जाम में। अब 8 मार्क का है, 8 मार्क के लिए इतना मेहनत कौन करेगा? ओके, और पब्लिक लास्ट वही में ना। हुआ तो हुआ, ठीक है, और किसी को भी कुछ भी लिखेगा 8 में से 3.5 तो मिल ही जाता था। बट द प्रॉब्लम इज नाउ द स्टेक्स आर हाई। ओके, 16 मार्क हो गया एंड इट इज नॉट एज सिंपल एज इट यूज्ड टू बी। ओके, जहाँ पे तुमको 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, मार्क्स आ गया। ओके, या एक्सटेंड द स्टोरी है 2 मार्क का, तो कुछ भी लिखेगा तो 1 मार्क तो आ ही जाएगा। वैसा नहीं है अभी रैपिड रीडर में, काफी मतलब चैलेंजिंग भरा चीजें है। यस, ये जो 4 4 मार्क भी आएगा ना, ये 4 मार्क में से भी 2 मार्क तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रिलेटेड ही रहेगा।
ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन रहेगा, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं रहेगा, 2-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। बट मेरे को जितना ध्यान में है तुमको पैराग्राफ नहीं रहेगा सब में। ओके, तुम लोग को याद रहना पड़ेगा, वो स्टोरी याद रखना पड़ेगा। तो मैं जब अगर देख, भैया हिंदी या तो कोई तो इंग्लिश में पैराग्राफ था यार, तो क्या बोल रहे हैं, पैराग्राफ था एग्जाम में, रैपिड रीडर में था क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा है। 7th में था हिंदी में, नहीं तो इंग्लिश में कोई एक शब्द में था। बिकॉज आई रिमेम्बर पैराग्राफ, ये क्या बोलते हैं, चैप्टर्स, पोयम, वो सब के लिए है। मैं रैपिड रीडर के लिए आई एम इन टू माइंड, आई एम नॉट श्योर। रैपिड रीडर के लिए था। ठीक है, देख लेंगे वो। बट बॉटम लाइन इज दैट वी विल हैव टू स्टडी योर रैपिड रीडर वाला पार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, हम लोग आज 4.2 चैप्टर कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर ऑफ द रैपिड रीडर। सबके पास टेक्स्ट बुक है ना, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हाँ। निकाल के रखो भाई। ओके, एंड क्या बोलते हैं, मार्किंग करते रहना। एक मिनट निकल रहा सो वापस बोलो ना, मैं सो गई थी वापस। बात, हाँ, करना क्या है, रैपिड रीडर पहले करना है। 16 मार्क्स का है ये टाइम रैपिड रीडर। ओके, योर फर्स्ट 4 मार्क्स जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होएगा फ्रॉम द चैप्टर 4.1, जो ड्रामा, हिस्ट्री, नॉवेल, वो सब रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आते थे ना लास्ट ईयर। वो KES के बच्चों को तो पहले से ही 10 क्वेश्चन दे देते थे और उसमें से ही पूछते थे। सो इधर भी वैसा ही है कि पहला 4 मार्क्स जो रैपिड रीडर के आउट ऑफ द 16 मार्क्स, दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द चैप्टर 4.1। वो तुमको सीधा याद रखना है वो चैप्टर, जो क्वेश्चन है वो पढ़ने और डायरेक्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन आंसर टाइप। बाकी के जो 12 मार्क्स है दैट विल कम फ्रॉम द चैप्टर्स 4.2 टू 4.4। एंड वो कैसे क्वेश्चन रहेंगे, राइट द थीम, डिस्कस अबाउट द प्लॉट, फिर कैरेक्टर के बारे में बताओ, कोई लाइन का मतलब समझाओ, राइट अबाउट द फीचर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन इन द चैप्टर। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जाएंगे एंड दैट विल बी टोटल, तीनों चैप्टर का मिला के 12 मार्क है। ओके, और ये जो 2-2 मार्क लिखा है मैंने, 12 में से 6 मार्क बहुत इजी रहेंगे। ठीक है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें यू ऑल कैन स्कोर। बट ये भी तुम तब स्कोर कर पाओगे जब तुमने रैपिड रीडर की किताब खोली है जिंदगी में कभी। ओके, सो दैट्स द रीजन, सिंस यहाँ पे रैपिड रीडर में ज्यादा मार्क्स का है, मैं पहले ही रैपिड रीडर करवा रहा हूँ। नॉर्मली हम पहले पोएम्स करते, फिर चैप्टर्स करते, लास्ट में रैपिड रीडर करते जब सब थक जाते। बट अभी सिंस रैपिड रीडर का इम्पोर्टेंस ज्यादा ये साल, तो हम लोग रैपिड रीडर पहले करेंगे। ओके, अभी सब लोग पहला टेक्स्ट बुक निकालो इंग्लिश का। हाँ, तो सबने सुना ये फर्स्ट पैराग्राफ। तो बेसिकली था क्या कि टू सर विद लव लिखा किसने, लिखा है ER ब्रेथवेट, जिसने लिखा है। ये मेन कैरेक्टर है नॉवेल का, बट मेन कैरेक्टर तुम अभी नॉवेल में इसका नाम नहीं देखोगे बिकॉज इट इज अ ऑटोबायोग्राफी, बट कोई दूसरा नरेटर इसको बोल रहा है बेसिकली। ओके, मतलब मान ले साहिल का कैरेक्टर, पेज नंबर बताओ रे, 179। बेसिकली समझो ना कि साहिल के बारे में नॉवेल है, बट साहिल का रोल प्ले कर रहा है सब मिस्टर राकेश, समझा, वैसा नॉवेल है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ER बर्थवेल की तो लिखा ही नहीं, बट इट इज एन ऑटोबायोग्राफिक नॉवेल। So basically someone else is playing the character of ER Bर्थवेल। Okay, but ये basically background ये है that बर्थवेल एक ऑयल रिफाइनरी में पहला इंजीनियर था। ओके, वो उसने एयरफोर्स में काम किया था। अब एयरफोर्स में पायलट था, कुछ था, दिया नहीं है। एयरफोर्स में जरूरी नहीं है कि बंदा पायलट ही हो, कुछ और भी कर सकता है। अब इसमें ये तुम लोगों को बैकड्रॉप समझना पड़ेगा दैट ही वॉज अ ब्लैक पर्सन। तुम आज अमेरिका में देख रहे हो कि इतना रेसिज्म है, तो वो टाइम पे सोचो कितना ज्यादा रेसिज्म होगा। तो इंस्पाइट ऑफ ही बीइंग एन आर्मी मैन बेसिकली, ओके, एयरफोर्स का बंदा था यार, देश के लिए लड़ा वड़ा, बहुत लड़ा उसने, बट ही नेवर गॉट एम्प्लॉयमेंट इवन आफ्टर द वॉर गॉट ओवर। तो बेसिकली क्या होता है ना, अभी इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट आने वाला है कि तुम लोग ऐसा 5 साल 6 साल आर्मी में काम करने का, एंड उसके बाद तुम अपना नॉर्मल, एक बार वो तुम्हारा टर्म हो गया 6 साल का, उसको ड्राफ्टी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टी सिस्टम।
तो उधर 6 साल का जॉब जब हो गया तुम्हारा काम, ड्यूटी हो गई, उसके बाद तुम नॉर्मल जिंदगी में जॉब कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। समझा? वो 6 साल तुमको एकदम आर्मी का प्रिविलेजेस, आर्मी का पावर, आर्मी का सैलरी दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट का पे कमीशन होगा उसके बाद। एंड वंस यू आर डन विद दैट ड्यूटी पीरियड, तुम फ्री हो जो भी जॉब करना है वो करने के लिए। तो उसने क्या किया, सिंस उसको जॉब नहीं मिल रहा था, उसने टीचर का जॉब देखा। उसको जॉब मिला कहाँ पे? लंदन के ईस्ट साइड पे, ओके, ईस्ट एंड ऑफ लंदन में एक स्कूल था, कौन सा, ग्रीन स्लेट स्कूल था, ओके। एंड वो सीनियर क्लासेस ऑफ द स्कूल को पढ़ाने का उसको। अब सीनियर क्लासेस वहां पे आई गेस 9th 10th होता था, ओके। तो हाई स्कूल इन फॉरेन कंट्रीज इज 11th 12th स्टैंडर्ड, तो सीनियर क्लासेस यहाँ पे हो गया 8th 9th 10th स्टैंडर्ड, ओके। समझ आया सबको? कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, ओम रीड कर नेक्स्ट पैराग्राफ। While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. Bradley finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force, the English does not consider him to be one of them. This leads Bradley to feel bitter about the English and colonialism as well as about his white students. तो बेसिकली वही बता रहे हैं लोग, जो वही बता रहे हैं कि बंदे ने इंस्पायर्ड ऑफ सर्विंग द एयर फोर्स, ही वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इंग्लिश मैन जस्ट बिकॉज ही वाज ब्लैक, ओके। लोग हमेशा क्या बोलते हैं, लोग हमेशा इसके ब्लैक लोगों के को नीचा समझते थे एंड नेवर अ पार्ट ऑफ द कंट्री। समझ रहे? इसके बारे में ब्रेथवेट को बुरा लगता था। He did not like, he felt bitter about it, feeling bitter मतलब बुरा फील होना, ओके, खराब फील होना, feeling bitter about the English and colonialism, ठीक है, इंग्लिश लोग, ठीक है, उसको इंग्लिश लोगों के बारे में खराब फील होने लगा, एंड अबाउट देयर colonialism। अब पता ही होगा इंग्लिश वाले लोग सबसे ज्यादा कॉलोनीज बनाए थे पूरे दुनिया में। इंडिया को भी इंग्लैंड ने भी इंडिया को 250 years से ज्यादा रूल किया, पता ही है तुमको। And at one point of time, 2/3 of the entire world was ruled by, English and other European countries. समझा? So he felt bad about this point कि भाई ये तो कंट्री हमारा ऐसा है, ओके, मेरे को कंसिडर नहीं करता ये एज अ पार्ट ऑफ द कंट्री। मोरओवर ये लोग का जो कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाज आल्सो अ स्लेव मार्केट फॉर द यूरोपियन कंट्रीज, समझा? So he felt bitter about these things. Okay, and about his white students also. क्या? ये colonialism क्या है? जब कॉलोनीज बनाना को कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। जैसे इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, तो कॉलोनियलिज्म, Okay. ब्रिटिश प्रैक्टिस कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, वैसा, अच्छा। समझा? तो उसको अपने वाइट स्टूडेंट्स के बारे में भी खराब लगता था बिकॉज ऑफ दिस। समझ आया? चलो आगे कंटिन्यू करूं फटाफट। ओ मैं रीड कर, मैं रीड करूं? हाँ देंगे, सबको मौका देंगे भाई, बड़ा चैप्टर। Braithwaite's teaching position starts out roughly and is embarrassed time and again. He considers his students disrespectful, ill-mannered, and mischievous, while his students consider him to be an arrogant outsider. Unfamiliar with the social environment in which they have grown up, the students harass him from day one, slamming their desk during his lecture, using foul language, and bullying him to a great extent. Even the girl students do not spare a moment to harass Braithwaite. In a reaction to that, Braithwaite verbally scolds the girls for acting in an unladylike manner and being unruly in the class. ओके, मतलब क्या, ब्रेथवेट का टीचिंग पोजीशन जो था बच्चों को पढ़ाना 9th और 10th स्टैंडर्ड को, सीनियर स्टूडेंट्स बेसिकली, इट वाज नॉट गुड, ओके। ही वाज एम्बैरेस्ड, इट वाज रफ, स्टूडेंट्स डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर्ड और मिस्चीवियस, मतलब बहुत मस्ती करते थे वो लोग। ये अपने टीचर को एक एरोगेंट मतलब अकड़ वाला आउटसाइडर समझते थे। ये आउटसाइडर बिकॉज ही वाज ब्लैक, और समझ ना पूरा क्लास वाइट लोगों का है एंड एक ब्लैक टीचर है तो आउटसाइडर लगता था उनको।
ओके वो लोग पहले दिन से उसको परेशान करते थे। कैसे परेशान करते थे? डेस्क उसने बात किया तो डेस्क पे आवाज करने का, खराब लैंग्वेज यूज करने का, बुली करने का कि अरे तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो। बुली समझता है ना किसी को, डराना धमकाना। ओके हाँ एंड गर्ल स्टूडेंट्स जो लड़कियां थी वो भी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करती थी। तो वो बोलता था कि लड़कियों को कि तुम लोग एकदम अनलेडी लाइक मैनर, यू ऑल बिहेव इन अ वेरी अनलेडी लाइक मैनर। ओके along with that you all are रूली इन द क्लास। अनरूली मतलब क्या कि तुम लोग सही से बिहेव नहीं करते, रूड बिहेव करते हो क्लास। ठीक है, ऐसे वो चला रहा था अपने बच्चों को। समझ आया सबको? कोई वर्ड है जिसको नहीं समझा? वैसे तो अमेरिकन ही था। क्या बोल रहा है? नहीं वो अमेरिकन ही था ना वो भी। हाँ ब्रिटिश ही था वो, लेकिन वो स्किन उसका काला था। हाँ ब्रिटिश, ओके। डार्क अच्छा। स्किन, इसलिए लोग उसके साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। समझ आया? ओके ओके ओके। ऋषिता पढ़ नेक्स्ट पैराग्राफ। When he understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from his students, he changes his teaching and handling tactics, and he decides to interact with them as he thought they have adults and respectable persons. He requires every girl be referred to as Miss and that his students call him Sir. At first, the students find the level of deference रेफरेंस ridiculous and unnecessary. However, they come around after only a few weeks, completely changing both their hygiene and their attitudes towards one another. This marks the success of Braithwaite in handling the students in a very amicable way. तो बेसिकली वो स्टार्ट में जब चिल्लाता है वो सब आउटबर्स्ट मतलब क्या? गुस्सा, ये गुस्सा दिखाना। तो he realized that he was not able to create any impact, okay, by outbursting his feelings, by being angry, by scolding them, by telling them कि तुम जो बिहेव कर रहे हो वो गलत तरीके से बिहेव कर रहे हो। He realized this, that it is not working. So he started to change his attitude, okay, and tactics मतलब क्या होता है? The way things are handled. So he started to change his tactics of handling his students. He spoke to them as if they were respectable adults. तुम सोचो 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को, सीनियर स्टूडेंट्स को, वो हर वुमेन को ही एड्रेस्ड बाय द वर्ड मिस। ओके, तो मतलब जैसे मिस ऋषिता प्लीज रीड, तो वैसे सबको रिस्पेक्ट से बात करने लगा। एंड ही एनकरेज स्टूडेंट्स टू डू द सेम। he told them also to refer himself, मतलब खुद को वो लोग ब्रेथवेट को वो लोग सर करके बुलाए। अपना टीचर है तो सर करके बुलाए, ब्रेथवेट के नाम से नहीं बुलाए। So basically there was a system of mutual respect initiated कि भाई एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो दोनों। हम लोग, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हें, तुम भी मेरी रिस्पेक्ट करो। पहले this level of deference was ridiculous and unnecessary. Deference मतलब क्या? बुलाने का तरीका। रेफरेंस की बात हो रही है। तो दिस सिस्टम जो था, एक दूसरे को ऐसे रिस्पेक्ट से बुलाना, लोगों को ऐसे मजाक उड़ाते थे एक दूसरे का। ठीक है, जैसे होता है ना आपस में तुम लोग जोक करोगे, ओम सर किधर है, काशिफ भाई किधर है। सो everyone found this ridiculous and unnecessary. But eventually after a few weeks everybody started changing the approach, क्योंकि 2-3 लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देगा, धीरे धीरे देख के everyone behaves with mutual respect, mutual understanding, okay, and hygiene amongst each other. Attitude stays. Okay? The attitudes of people towards each other change, and thus it marks the success of Braithwaite in handling the students in a very amicable मतलब सही way, good way. समझ आया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। ठीक है, रिया नेक्स्ट रीड कर। To increase the class culture exposure, he takes them on a field trip and excursions to museum and theaters. To everyone's surprise, many of the students have never been. A white female teacher, वो कैसे pronounce करता?
Gillian Blanchard. Gillian Blanchard Gillian Blanchard. accompanies the class on these excursions. This marks the beginning of the friendship between Blanchard and Braithwaite. Similarly, Braithwaite's relationship with his students is tested many a times. आगे continue. Although his students frequently disappoint and hurt him, he learns to forgive them. The students constantly surprise him with their maturity, empathy, and knowledge. Continue last point. What is that? Facet. Another facet of story which greatly affects its narrative's lies is the heavy history of colonialism. Its dark consequences, mental and physical trauma that increase Braithwaite hatred and worth for British. He constantly feels the prejudicial effect of colonialism while living in England. After World War II, and these negative experiences frequently shape his thoughts and actions. Braithwaite is surprised and shocked by the conditions in which these students live, and also the physical trauma of the war that can be seen throughout his teaching environment. So basically, बच्चों से अभी जब दोस्ती बढ़ने लग गया, so he started taking his kids, his students, to normal environment. Okay, field trips, excursions में लेके जाता था, which was not usual for the kids. ठीक है, to museums, theaters, and not all kids in the school had been to such museums and theaters. He was always accompanied by another white teacher, Gillian Blanchard. Okay, and there was a good friendship between Braithwaite and this teacher. So also in the novel they have described the different instances where the relationship between the students and the teacher is tested. See how the teacher stands up for the students, or how the students stand up for the teacher, how they respect him, how they ensure that others also respect the teacher. Obviously, whenever students made mistakes, Braithwaite took the moral high ground and he always forgave them. उनको माफ किया हमेशा. Okay. But however, the students also grew themselves by being more mature, empathetic, knowledge बढ़ गया उनका. Okay, about things. Empathy मतलब क्या? Empathy मतलब क्या? Feeling sorrow for someone else's sadness. Okay, उसको बोलते हैं empathy. Where another facet, another part of the story that greatly affects the narrative. Okay, जो पूरा story का narration को affect करता है वो है the problem, the heavy history of colonialism जो था, जो उसके dark consequences थे. ठीक है, on the colonies also and on the colonizing country which is British. ठीक है, जो countries को rule करे उनमें भी impact होता था, जैसे इंडिया को rule किया तो हमें कितना impact हुआ था. ठीक है, एंड उसके अलावा ब्रिटिश के एक्टिविटीज में भी क्या इम्पैक्ट होता था, वो फीलिंग्स भी अफेक्ट कर रही है हमारे ये नॉवेल के नरेटिव को. अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II वॉर के जो नेगेटिव इफेक्ट्स थे, ठीक है, दैट वाज एक्सपीरियंस थ्रू आउट द कंट्री. ओके, एंड ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट ऑफ द हाउ द स्टूडेंट्स लिव्ड आफ्टर दिस पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड. इतना स्ट्रेस के साथ, बिकॉज व्हेन यू आर अ सिटीजन और व्हेन यू आर अ चाइल्ड इन अ वॉर टोन कंट्री, सो यू आल्सो फेस द इफेक्ट्स. वहां पे शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, तुम्हारे पास वाले लोग कोई रिलेटिव वॉर में मर जाते हैं. ओके, डेथ कितनी होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तुम्हारे घर शायद डैमेज हो सकते हैं. सो ही वाज सरप्राइज्ड दैट हाउ दीस स्टूडेंट्स सर्वाइव्ड इन सच अ एनवायरनमेंट, इन सच अ पोस्ट वॉर एनवायरनमेंट. समझ आया? समझ आया सबको? चलो, अब थीम ऑफ द नॉवेल. थीम ऑफ द नॉवेल मतलब ये किस बारे में नॉवेल है. ठीक है, देखो, समरी और थीम में फर्क क्या है. थीम मतलब द मैनर इन विच नॉवेल इज रिटन. ओके,
थीम मतलब क्या, द मैनर इन विच द नॉवेल इज रिटन, क्या बैकड्रॉप है. ओके, समरी बेसिकली जिस्ट बताना. समरी ऑफ द नॉवेल का मतलब होता है जिस्ट बताना अबाउट द नॉवेल. तो काशिफ रीड कर थीम ऑफ द नॉवेल. Students teacher relationship, prejudice and racism are the major themes of the novel. E.R. Braithwaite gets a job of a teacher in a rather rough and notorious school. He finds that the students belong to a background that is not suitable for learning and their overall development and progress. He notices that the students are in no mood to change their attitude and behavior. Braithwaite, with his novel and creative ideas, innovative techniques, and understanding the students' psychology, ultimately wins their hearts in no time. Though he was bullied, harassed mentally and physically, tortured many times, he didn't lose his patience and continued implementing his novel ideas and techniques that helped him to bring a significant change in his students' lives. सो बेसिकली ये चैप्टर, ये जो नॉवेल है उसका थीम है कि क्या रिलेशनशिप था ऑफ अ कंट्री हु इज अ कॉलोनाइजर कंट्री. ओके, दैट कंट्री हैज जस्ट got out of a war. Okay, and how there was always racism in the country. तो जब ये तीन चीजें मिल जाती है तो क्या सिचुएशन होता है एक कंट्री में, दैट इज द थीम ऑफ द नॉवेल. Braithwaite gets the job of a teacher, okay, in a notorious school जहाँ पे बच्चे मस्ती वाले थे. notorious मतलब मस्ती वाले बच्चे, mischievous kids ज़्यादा थे. He finds that students belong to a background that is not suitable for learning and their overall development and progress. मतलब students come from a bad background जहाँ पे वो लोग का mindset ही नहीं है पढ़ाई करने के. उनका ओवरऑल ही नोटिसेस दैट स्टूडेंट्स का मूड या एटीट्यूड ही नहीं है जो चेंज हो सके और लर्निंग थिंग्स फ्रॉम हिम बिकॉज मेनली वाज अ ब्लैक पर्सन. is with his novel and creative innovative ideas he has tried to explain the student psychology. Okay, what was the students psychology, because they have experienced war, they have experienced racism. Okay, वो लोग को सिखाया गया या वो लोग ने अपने फैमिली में देखा कि कैसे एक ब्लैक पर्सन या नॉन वाइट पर्सन बेसिकली कैसे वो लोग कंट्री का एक आउटसाइडर माना जाता है. ओके, so however although he was bullied, tortured or harassed, he tried his best to win over his students' hearts. Okay, and he brought about a significant change in their lives. तो नेक्स्ट रीड करो, आगे रीड कर. कौन करेगा रीड? पार्थ रीड कर. तो बंदा रिएक्ट ही नहीं कर रहा. चलो तुलसी रीड कर फटाफट. The racism prevalent in Great Britain during the mid-1940s, the time period during which To Serve with Love takes place, is of primary significance. In the significance in the novel, the narrator cites, sorry, yes, cites, CITES. Cites. The narrator cites repeated incidents in which he experiences the racism of white Britons, including encounters on the bus, at job interviews, at Greenslade School, when searching for housing, at a restaurant with his girlfriend, and so on. At the outset, Braithwaite is struck by the unexpectedness of such prejudice. He was brought up in British Guiana, and he viewed himself as a British citizen, not as a black British citizen in a British colony. When he served Great Britain in the Royal Air Force, he gave him respect and esteem in the society. The day he left the job, he finds himself to be an outsider. So basically racism बहुत था ग्रेट ब्रिटेन में मिड 1940s ऑनवर्ड ही. ओके, जब उसने वो वक्त में ये नॉवेल लिखा. ओके, ये रेसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द नॉवेल. नरेटर ने रेपिटेटिवली इंसिडेंट्स बताए हैं, ओके, अबाउट द रेसिज्म दैट ही फेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटेन. ओके, जो ब्रिटिशर्स थे उनके हाथों व्हाट रेसिज्म ही एक्सपीरियंस, वो सब उसने नॉवेल में बताया गया है बार बार. ओके, along with the encounters in the Greenslade School where he was teaching, वहाँ पर भी he faced a lot of racism. Okay, when also while searching for housing
at a restaurant with his girlfriend etc. ये सारे situations में उसने क्या क्या racism feel experience किया है, ओके उसके बारे में बताया। थोड़े टाइम पहले तक गाइस 20-25 years पहले तक इंडियंस भी जब यूरोप या कोई कंट्रीज में जाते थे, स्पेसिफिकली इन हायर एंड ऑफ यूरोप, वहाँ पे भी इंडियंस के साथ भी काफी रेसिज्म होता था। अगर तुम लोग ने वो मूवी देखे इमरान हाशमी का, एक कनाडा बेस्ड ऑस्ट्रेलिया बेस्ड मूवी है जहाँ पे सिख लोग के अगेंस्ट रेसिज्म होता है, वो मर्डर होता है, वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है। So that movie also talks about racism against Sikh people in Australia. So racism बहुत ज़्यादा prevalent है. It's also in India अभी, also in America अभी तो तुम देखे ही हो ये protest चल रहा है इतना। एक ब्रिटिश, ये पता है ना तुमको, एक ब्लैक मैन को एक अमेरिकन ऑफिसर ने मार दिया, पता है कि नहीं? क्या 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 क्या? ये पता नहीं है तुम लोग को? अमेरिका में हाँ पता है रेसिज्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड को। हाँ, जॉर्ज फ्लॉयड को एक अमेरिकन पुलिस वाले ने मार दिया। अमेरिकन पुलिसमैन वाज अ वाइट पुलिसमैन, ओके, फेयर स्किन का था, और देयर वाज नो बिग क्राइम, कोई ऐसा मर्डर का क्राइम नहीं था। इट वाज अ वाइट कॉलर क्राइम दैट ही हैड कमिटेड, ओके, कुछ फॉर्जरी या कुछ क्राइम था। तो इसके लिए तो मर्डर भी नहीं था, बट तो भी उसने बहुत क्या बोलते हैं रफ तरीके से वो जॉर्ज फ्लॉयड हु वाज अ ब्लैक अक्यूज्ड पर्सन उसको ट्रीट किया, एंड जिसकी वजह से वो बंदा मर गया। उसके बाद पूरे कंट्री में नेशन वाइड प्रोटेस्ट चालू हो गया। फिर ये प्रोटेस्ट चालू होने के 20-15 दिन बाद वापस एक और बंदे ब्लैक आदमी को गोली से मार दिया पुलिस वालों ने, ओके। सो इसके वजह से दीज आर ऑल एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट दैट आर बीइंग गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया में नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया में इतना रेसिज्म नहीं है काले गोरे का। हमारे यहाँ पे रिलीजन का रेसिज्म है, रिलीजन वाइज हम लोग ये करते हैं, गलत तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दलित है या हिंदू है, मुस्लिम है, वैसे होता है इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी प्रोटेस्ट इतना हद तक बढ़ गया कि ये जो कॉलोनाइजर्स है ब्रिटिश के या यूरोपियन जो कॉलोनाइजर्स है ना, ठीक है, जैसे अपना ये कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ही वाज अ कॉलोनाइजर बेसिकली। वो पूरा दुनिया राउंड मारा सो दैट वो जगह ढूंढे और वहां पे ब्रिटिश वाले जाके अपना कॉलोनीज बनाए, यूरोप वाले जाके अपना कॉलोनीज बनाए। तो ऐसे कॉलोनाइजर का वो लोग ने पुतले जहां जहां पर बनाए थे वो तक तोड़ तोड़ के निकाल रहे, okay, because it is a symbol, they are a symbol of racism, they are a symbol of colonizer. So to take a step against या to show that वो टाइम पे ये जो एक्टिविटीज हुआ colonization ये सब गलत हुआ, ठीक है, उसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे, okay. Then they are also talking about the fact that although the author जो E.R. Braithwaite है, he was brought up and born in British Guyana, okay, it is a British place, only England में ही जगह है वो, लेकिन तो भी उसको एक आउटसाइडर के जैसा ट्रीट करते थे। फिर लास्ट पैराग्राफ का मैं समरी दे देता हूँ। बेसिकली ही वाज हिज एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स, वो सब काम नहीं आया व्हेन ही वेंट फॉर अ जॉब। सिर्फ उसका स्किन कलर देखा गया, दैट ही वाज अ ब्लैक पर्सन देखा गया, एंड इसके वजह से उसको जॉब्स ऑफर नहीं होती थी, ओके। ऑल्दो ही वाज ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, वो जो टीचर का भी जॉब था उसके लिए वो बहुत ओवर क्वालिफाइड था, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही टुक अप दिस लोअर लेवल टीचर का जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज नॉट गेटिंग अ जॉब एल्सवेयर। देयर वाज अ लॉट ऑफ रेसिज्म प्रिवेलेंट इन द कंट्री, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? अनरीजनेबल हेट्रेड, ठीक है, अनरीजनेबल हेट्रेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, उसको प्रेजुडिस बोलते हैं, ओके। So basically he felt a lot of betrayal, he felt betrayed by the country जिसके लिए उसने सर्व किया, अपने जान पे खेला। Interestingly he never lashes out, he never outbursts his anger about this racism जो है, उसने ये racism के अगेंस्ट कहाँ पर भी आवाज नहीं उठाया, ओके। उसने बहुत he exhibited patient endurance, okay, last paragraph में लिखा है, he exhibited patient endurance at times, and at others he describes the way the rage inside him is transforming into hatred so strong that he desires to hurt those who treat him unfairly. Basically उसने इतना endure किया, इतना सहा है ये hatred लोगों का, और अपने ही लोगों का, अपने ही कंट्री के लोगों का, जिसके लिए उसने एयरफोर्स में सर्व भी किया। So since he has endured such lot of hatred from so many people from his country, he has started getting a feeling of hurting people who treat him unfairly. समझा? As a result, he finds
ठीक है. He finds the students at the Green Slate School to be notorious, कि वो लोग का भी अप्रोच काफी गलत है. Okay, and rough behavior, and therefore he wanted to bring about a change in the younger generation, to bring about a change in the thinking of these younger generation who will eventually shape the future of the country. समझ आया सबको? समझ आया सबको? हाँ हाँ. हाँ. तो अभी हम लोग डायरेक्टली टू सर्व विद लव चैप्टर 17 जो है, बेसिकली नॉवेल में तो बहुत सारे चैप्टर्स है, तो उसका खाली एक चैप्टर, हम लोग को पूरा नॉवेल नहीं है ऑब्वियसली, तो एक चैप्टर जो है चैप्टर 17, वो दैट इज द एक्सट्रैक्ट एज द 4.2 रैपिड रीडर का चैप्टर. ओके, ये पूरा एक्सट्रैक्ट है चैप्टर 17 ऑफ द एंटायर नॉवेल टू सर्व विद लव. ठीक है, ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ. ये स्कूल का सिचुएशन है. स्कूल के सिचुएशन में हो क्या रहा है कि हर 6 महीना नवंबर के महीने में स्कूल का काउंसिल रिपोर्ट होता है, which is the school's council oversees the performance of the different teachers. सारे टीचर्स का क्या क्या परफॉर्मेंस हुआ है in the first half of the year, वो असेस करने के लिए ये स्कूल काउंसिल होता है, which is organized by the students themselves. बेसिकली स्टूडेंट्स को जो कंप्लेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को जो सजेशंस या रिकमेंडेशंस होते हैं टुवर्ड्स द टीचिंग पैटर्न या टुवर्ड्स व्हाट हैज हैपेंड इन द सेमेस्टर, टुवर्ड्स द सब्जेक्ट्स दैट हैव बीन टॉट, फीडबैक जो रहता है, वो सारी चीजों के बारे में वो लोग ये काउंसिल में बात करते हैं. फिर टीचर्स को मौका दिया जाता है टू जस्टिफाई देयर एक्शंस. अगर कोई भी कंप्लेंट जो हो, तो अगर कोई रिकमेंडेशन है स्टूडेंट्स द्वारा, ओके, रिकमेंडेशन बाय द स्टूडेंट्स टू द टीचर्स कि हम XYZ चीजें चेंज कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कशन होता है. बेसिकली अगर तुम देखोगे, इट इज अ वेरी पॉलिटिकल चीज, राइट? जैसे गवर्नमेंट चलता है वैसे ये स्कूल भी चल रहा है. बच्चे लोग ये गवर्नमेंट का मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट जिस तरीके से डेमोक्रेटिकली चीजें चलाता है, वैसे स्कूल में भी ये डेमोक्रेटिक सेटअप बताया जा रहा है. ये स्कूल वैसा है जहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर मीटिंग एवरी 6 months and they are discussing the manner in which the affairs of the school have been conducted in the past 6 months. They are giving complaints, saying out loud the complaints, and also giving suggestions to each other on how the things can be taken ahead even more smoothly. समझ आया? एंड ये जो अपना टीचर है, ओके, ER क्या नाम है, ER ब्रेथवेट, ओके, ही इज द नरेटर, और उसका नाम इन दिस, रुको यहाँ पे ही इज, उसका नाम किधर से गया, इधर तो एग्जैक्ट सेंटेंस में लिखा था. ठीक है, चलो अभी जहां पर आई लिखा है ना, वहां पे वो ब्रेथवेट बोल रहा है बेसिकली, बस उतना ध्यान में रखना तुम लोग. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अभी ये पेज नंबर 181 है ना, एनी रीड करना चालू कर स्टार्ट से. समझ आया तुम लोगों को क्या बोला मैंने? बैकड्रॉप समझा? ये सिचुएशन एक्सट्रैक्ट में हो क्या रहा है, ये चैप्टर 17 जो है विच इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द एंटायर नॉवेल, उसमें हो क्या रहा है समझा ना? स्कूल काउंसिल मीटिंग चल रही है, ओके, एंड these are the times of 1940s का पीरियड, जहाँ पे फिर वो बैकड्रॉप, रेसिज्म था, इतना वॉर खत्म हुआ था, पोस्ट वॉर ट्रॉमेटिक स्ट्रेस चल रहा था, ये सारी चीजें ध्यान में रख के तुमको ये चैप्टर 17 पढ़ना है, विच इज जस्ट वन चैप्टर ऑफ द एंटायर नॉवेल. समझ आया सबको? हाँ सर. हाँ. चल एनी रीड कर फटाफट. तो ग्रुप चेक करो, उसने कुछ लिखा है. क्या बोला भाई? नहीं, वो रिजॉइन नहीं कर पा रही. ठीक है, तुलसी तू रीड करना चालू. The half-yearly report of the Students' Council was on November 15th and was one of the important days in the calendar of Green Slate School. I had heard quite a deal about these occasions and became as excited as the children as the day approached. It was entirely their day, arranged, presented, and controlled by them. I observed the activities of my class as they prepared for it. Nothing with pride and business-like way in which tasks were allotted and fitted into the neat program. There were whispered conferences with members of other classes in the arrangement of it.
On that day, there was no assembly. The children arrived smartly dressed and polished, and Miss Joseph and Denham, who seemed to be the important officials for the occasion, moved about among their colleagues, ensuring that each one was ready to play her part. Continue, yeah, रुको. हेलो. सर कंटिन्यू करूँ या रुकूं? नहीं रुक जा. तो देखो अभी गाइस सुनो, अभी हुआ क्या ये कि हाफ ईयरली रिपोर्ट हो रहा है स्टूडेंट काउंसिल का नवंबर 15 को. इंपॉर्टेंट डेज था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द स्कूल. ओके आई मतलब ब्रेथवेट जो है he had heard a great deal. उसने बोला, उसने सुना हुआ था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बट उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था. Okay, it was managed by the students itself. Okay, and they did it as a very business like activity. एकदम अगर business का कोई मीटिंग होता है या कंपनी की जो important meetings होती है तो कैसे सब कुछ एकदम स्मूथली प्लान तरीके से होता है, उस तरीके से स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे थे. तो यहाँ पे in a way the tasks were allocated. ये allocated के ऊपर लिख दो meaning distributed. Okay, meanings लिखते जाओ जो है, allocated के ऊपर लिख दो distributed. Now there were whispered conferences with members of other classes in the arrangement of it. मतलब क्या whispered conversations होते थे. ऐसे होता है ना कि जिसने भी अरेंज किया है, ठीक है, उसके खिलाफ या अगेंस्ट बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो लोग whisperings कर रहे थे आपस में कि भाई ये गलत है या कोई ऐसा चीज चेंज कर सकते थे. समझ आया? तो whispered conferences with members of the classes in the arrangement of it. And इसके अलावा जो भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स रहते थे ना, सो स्टैंडर्ड फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू द सीनियर क्लास, तो आपस में वो लोग कॉन्फ्रेंस भी करते थे. जो हेड ऑफ स्टूडेंट्स रहते थे, जैसे मॉनिटर, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है क्लास के, वो लोग सब मिलके आपस में डिस्कस करते थे और किस तरीके से ये कॉन्फ्रेंस होल्ड करना है, ये स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग किस तरीके से होल्ड करनी है, उसके बारे में वो लोग डिसाइड करते थे. फिर वो दिन तो कोई असेंबली नहीं होता था, मतलब कोई स्कूल असेंबली जो रहता था वो नहीं होता था, डायरेक्टली वो कॉन्फ्रेंस काउंसिल मीटिंग होता था. The children arrived smartly dressed and polished, and Miss Joseph and Denham, ये लोग दोनों स्टूडेंट्स हैं. मिस बोला क्योंकि वो जैसे यार ब्रेथवेट ने ये सिस्टम लगाया था कि भाई सारे लड़के एक दूसरे को मिस से एड्रेस करेंगे, तो ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं जोसेफ एंड डेनहम who seemed to be important officials for the occasion. Basically ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ब्रेथवेट के स्टूडेंट्स रहते हैं, and they were very senior students and they were important officials for the occasion. मतलब ये लोग का बहुत important contribution था in conducting this entire student council meeting. And they moved among their colleagues, ensuring that each one was ready to play his or her part. Moved among their colleagues. Colleagues मतलब क्या? Along same students. देखो colleagues में bracket में लिखो students. Okay. Classmates. Classmates लिख दो bracket में. ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेम और सिमिलर क्लास. तो वो लोग आपस में अपने क्लासमेट से बात कर रहे थे एंड इंश्योरिंग कि सबने अपना अपना रोल जो है उनका ये काउंसिल मीटिंग में सबको अपना अपना रोल पता है एंड दे विल डू इट और कैरी इट आउट करेक्टली. समझ आया सबको? इतना कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर. अभी तू लिख सोनिया. A bell rang at 10 a.m. and everyone trooped into the auditorium to sit together in classes. Miss Joseph and Denham, the two most senior students, sat on the stage, one on each side of Mr. Florian, who, as soon as everyone was seated and silent, stood and addressed the school. He spoke at length. ये word क्या है sir? Reiterating the aims and policy of the school and of the important contribution each child could make to the furtherance of those aims. He gave praise wherever it was indicated, but insisted that there was yet a great deal to be done by themselves towards a general improvement in conduct, cleanliness, and the pursuit
pursuit of knowledge. As I listened and realized that this man was in no way remote from this school, his remarks all showed that he identified himself with it and everyone in it. He then wished them success with the council meeting and left the stage to tremendous applause. ठीक है, रुक जाओ. So 10 बजे चालू हो गया ये काउंसिल मीटिंग. एवरीवन ट्रूप इनटू द ऑडिटोरियम. ट्रूप का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग साथ में जाना. ओके, गो इन लार्ज नंबर्स. लिख दो, गो इन लार्ज नंबर्स. लिखा सबने? हाँ, सॉरी. सो 10 बजे सब लोग अंदर आने लगे ऑडिटोरियम में. साथ में सबने क्लासेस, एवरीवन सिट टुगेदर इन क्लासेस, मतलब क्लास वाइज बैठ गए. मिस जोसेफ एंड डेनम, जो अपने दो सीनियर स्टूडेंट्स थे, वो लोग स्टेज पे बैठे थे. मिस्टर फ्लोरियन सेंटर में बैठा था, जो एकदम सीटेड था, साइलेंट, एंड क्या बोलते हैं, ही स्टूड एंड एड्रेस्ड द स्कूल. उसने स्कूल को एड्रेस किया. सारे बच्चे इधर सामने बैठे. उसने he spoke at length, reiterating मतलब reiterating के ऊपर लिख दो repeating the aims and policies of the school and important contribution each child could make to the furtherance of those aims. मतलब उसने रिपीट किया कि कितना इम्पोर्टेंट है ये स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, एंड कैसे हर बच्चा कंट्रीब्यूट कर सकता है ये एम्स के लिए. तो child could make to the furtherance का मतलब है contribute या advancement. Okay, contribute to the aims या contribute to the advancement of the aims. लिखे ना ऊपर, लिखो फटाफट. फिर उसने जहाँ पर उसको जरूरत लगा he praised the students. Okay, but he also emphasized on the point that बहुत सारी चीजें करना बाकी थी. हम लोग जिस हिसाब से अभी अपना स्कूल चला रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट्स हम ला सकते हैं. समझ आया सबको? अभी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर. हाँ. सो अपना जो फ्लोरियन था, ठीक है, वो एकदम सेंटर में बैठा था. ओके, उसके आसपास दोनों सीनियर स्टूडेंट्स थी. फ्लोरियन वाज ऑब्वियसली द हेड मास्टर. ओके, तो उधर लिख दो. चलो, हाँ, तुम लोग ये भी लिख दो. फ्लोरियन वाज द हेड मास्टर. लिख रहे हो ना? इधर देखो, इधर बाजू में लिख देना फ्लोरियन वाज द हेड मास्टर. इधर लिख देना बाजू में, तो तुमको आगे याद रहेगा. तो फ्लोरियन ने बोला कि भाई हमने ये चीजें अचीव की है स्कूल की, बट और भी जनरल इंप्रूवमेंट्स करना बाकी है. ओके, इन क्लीनलीनेस, इन कंडक्ट, इन परस्यूट ऑफ नॉलेज. परस्यूट मतलब क्या? इन सर्च ऑफ नॉलेज. ओके, इन द पाथ ऑफ नॉलेज. ये सारी चीजों में हमें इंप्रूवमेंट करना जरूरी है. फिर ब्रेथवेट बोलता है that he realized that Florian was not remote to the school. Not remote मतलब he was very closely connected to the school. Okay, and his remarks identified that he is, together with the school. He identifies himself as a part of the school. जिस तरीके से हेडमास्टर बात कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि हेडमास्टर स्कूल से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है. समझ आया? एंड देन उसने सब स्कूल काउंसिल मीटिंग के स्टूडेंट्स को सक्सेस विश किया एंड ही लेफ्ट द स्टेज टू अ ट्रेमेंडस अपलॉज. अपलॉज मतलब लोगों का ताली बजाना. समझ आया सबका? समझा यहाँ तक जो भी हुआ है? हाँ सर. ठीक है.
Devin, read your answer. क्या so things now से क्या things now moved. एक मिनट. सब लोग हैं ना? ओम, काशिफ, यासीन. हाँ जाग रहा हूँ. हाँ भैया. Things now moved quickly into gear. First, Miss Joseph stood up and gave a short explanation of the counseling purpose and its activities. Each class would report through the representative on the studies pursued during the half year, which began after Easter, and representative have been chosen for each subject. When all the class had completed their report, and panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer questions from the body of the hall and matter arising out of the various report. The selection of the panel and with everything else um, was entirely at the discretion of the children, and no member of the staff knew either how many or which teachers would be invited to sit, and reports begin with the lowest and youngest first class. These were mainly 12-year-old who had joined the school and the previous summer. Most of them were shy and rather frightened at standing up before the entire school, but nevertheless, they managed to creditably. They had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves to their report was understandably rather short. ठीक है. So अभी now things move quickly into gear. मतलब क्या फटाफट चीजें काउंसिल मीटिंग के लिए आगे बढ़ने लग गई. मिस जोसेफ जो अपनी सीनियर स्टूडेंट है, उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि काउंसिल का पर्पस क्या है, एक्टिविटीज क्या है. तो कैसे चलेगा ये? हर क्लास, एवरी क्लास विल हैव रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होगा. Okay, they will give a feedback about how the teaching has been from in the first semester, first half of the year, which has started after Easter. After Easter मतलब Easter generally 10th या 14th of April तक होता है. तो 14th April के बाद यहाँ पे स्कूल चालू हुआ है और अभी हम ये लोग नवंबर में बैठे हैं. तो बेसिकली ये जो 6 महीने गए हैं उसमें किस तरीके से टीचिंग हुआ है, किस तरीके से सब्जेक्ट का फीडबैक है, ठीक है, उसके बारे में हमारे ये स्टूडेंट्स अपनी काउंसिल मीटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे. फिर when all the classes had completed their reports, जब सबने हर क्लास ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपना रिपोर्ट दे दिया, रिपोर्ट अबाउट द सब्जेक्ट, रिपोर्ट अबाउट द मैनर in which the things have happened in the last 6 months. उसके बाद हम एक टीचर का पैनल बनाएंगे ये बच्चे लोग. Okay, and this will be done at the discretion of the children. Discretion मतलब क्या? At the decision of the children. And किसी भी member of the staff, किसी भी टीचर को पता नहीं होगा ये पैनल में कौन कौन बैठा है. ओके, एंड कितने लोगों को बुलाया जाएगा ये पैनल में टू जस्टिफाई और गिव एक्सप्लेनेशन. समझ आया कि नहीं? तो रिपोर्ट्स चालू हुई. सबसे छोटे बच्चे लोग ने चालू किया, जो 12 साल के बच्चे थे, जो आई गेस 7th या 8th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, जो अभी अभी स्कूल में आए थे. समझ आया? फिर मोस्ट ऑफ देम वर शाय बिकॉज़ ऑब्वियसली नए बच्चे हैं, नया स्कूल है, तो दे वर शाय एंड फ्राइटेंड to speak before the entire school. पूरा स्कूल बैठा है तो उनके सामने बात करने के लिए वो थोड़ा शाय थे. But nevertheless they managed it creditably. Creditably मतलब with good confidence, with सही तरीके से. Creditably मतलब with credit, उनको क्रेडिट दिया गया है.
समझा, क्रेडिट दिया गया है फॉर गुड मैनेजमेंट. Okay, they had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves, so their report was understandably rather short. So यहाँ पे ऐसा बोला गया है that उनको थोड़ा difficulty था, ठीक है, कि उनको खुद के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से मिले. तो ये बारे में उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि अगर एक नया बच्चा आता है तो उसको क्या क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है इन द स्कूल. ओके, तो उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था. एंड द रिपोर्ट वाज शॉर्ट, इट वाज नॉट ऑफ मच सजेशंस और इंप्रूवमेंट्स. समझ आया. और ये किसी छोटे बच्चों के क्लास के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने ये रीड किया रहेगा पूरे स्कूल के सामने, जहाँ पे वो लोग ने अपना कंप्लेन, अपना डिफिकल्टीज के बारे में बताया. समझा सबको? हाँ. सो नेक्स्ट रीड करो, आगे रीड करो सब लोग. कौन रीड करेगा? काशिफ रीड कर. भैया क्लास आफ्टर क्लास से पढ़ना है ना? हाँ हाँ. Class after class was represented, and it was obvious that with each succeeding term there was a marked development in their ability to express themselves. Much of the work was rather elementary, but to them it loomed large because they understood it and something of its relationship to themselves. Throughout all the reports, the emphasis was on what they understood rather than on what they were expected to learn. When the turn of my class came, I sat up anxiously. From the list he held in his hand, Denham called out the names of the representatives together with the subjects on which they would report. आगे भी बढ़ूं? हाँ. भैया ये क्या लिखा है? पोर्टर ये नाम है. अभी देखो ये स्टूडेंट्स के नाम है, पोर्टर, सेफेन्यू, ये लोग सब स्टूडेंट्स के नाम है. और जो सब्जेक्ट के बारे में वो लोग बात करेंगे वो राइट में दिया हुआ है हाइफन मार के. अच्छा. Sepiano, nature study, Miss Peg and Jackson, geography, Miss Dare and Furman, physiology, Miss Dodd, history, Denham, PT and games, Miss Joseph, domestic science. आगे रीड कर ले फटाफट. I felt terribly pleased and proud to see the confident courtesy in which Denham used the term Miss in addressing each of the senior girls. I felt sure that this would in itself be something for the younger ones to aim at, a sort of badge of young adulthood. As their names were called, they walked up to the stage and took their seats with commendable gravity. Miss Joseph then gave a short address. She said that their lessons had a particular bias towards the brotherhood of mankind, and that they have been learning through each subject how all mankind was interdependent in spite of geographical location and differences in color, races, and creeds. Then she called on Porter. Porter went on to speak of the work they had done on weights and measures of the relationships between the kilogram and the pound, the meter and the foot. He said that throughout the world, one or other of these two methods were either in use or understood, and that it was a symbol of the greater understanding which was being accomplished between peoples. ठीक है, रुक जाओ. So basically, chance by chance हर क्लास रिप्रेजेंट हो रहा था, ठीक है, अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू. It was obvious that with each succeeding term there was a marked development in their ability to express themselves. तो तुम देखोगे मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड्स के बच्चों का बारी आ रहा था, वो लोग का ability to express themselves, to write their report better was obviously, वो दिख रहा था, वो फर्क दिख रहा था छोटे बच्चों और बड़े बच्चों के बीच में. समझा? फिर काम इतना डिफिकल्ट नहीं था, एलिमेंट्री काम था, इतना डिफिकल्ट काम नहीं था. But to them it loomed large because they understood it and something of relationship to themselves. कि यहाँ पे उनको सिर्फ पता था कि क्या एक्सपीरियंस क्या वो लोग ने, क्या उनको सजेशंस है. But everyone took this seriously because it was something which was related to their daily lives. जैसे हर स्टूडेंट ये सीरियसली काम करता था. Throughout the report, सारे रिपोर्ट में important point किधर था? What they understood rather than what they were expected to learn. Basically students ने क्या क्या समझा वो students ने describe किया था in their reports, and not what the teachers or what the
subject expected them to learn. समझ आया? फिर बाद में ब्रेथवेट के क्लास का बारी आया. ओके, उसके क्लास के बच्चों का लिस्ट दिया हुआ है नीचे. पॉटर, सेपियानो, मिस पेग, जैक्सन, ये लोग सब कौन है? स्टूडेंट्स ऑफ ब्रेथवेट क्लास. तो वो देखा, ही रियलाइज कि पहला चेंज जो वो लेके आया वो है लड़कियों को मिस के नाम से एड्रेस करना. ओके, तो ही सॉ दैट ये जो बात है, ये जो चेंज लेके आया है, छोटे बच्चे ये चीज को काफी अच्छे से ग्रास्प करेंगे. ये सोचा तुम लोग 6th-7th के स्टूडेंट्स हो और तुम देख रहे हो बड़े क्लास के बच्चे अपना लड़कियों को मिस के नाम से एड्रेस कर रहे हैं. सो दिस विल बी अ वैल्यू व्हिच विल बी इनकल्केटेड विद द लोअर बाय द लोअर किड्स आल्सो. वो लोग बोलेंगे ना कि चलो हम भी जब ये स्टैंडर्ड में आएंगे हम लोग हम लड़कियों को भी मिस से एड्रेस करेंगे. समझ आ रहा है? दिस इज समथिंग दैट द लोअर स्टैंडर्ड्स कैन लुक अप टू. तो जब जैसे जैसे किसने नाम लिया, डेनम ने जैसे जैसे नाम लिया बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव्स का फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वैसे वैसे these students walked up to the stage with commendable gravity. Commendable gravity मतलब appreciated gravity मतलब seriousness. वो लोग ऐसे मस्ती मजाक में नहीं था, हाई फाई मार मार के जा रहे हैं वो स्टेज पे, ऐसे नहीं चल रहा है. सब सीरियसली एकदम डिलीजेंटली स्टेज की तरफ चल रहे हैं अपना रोल, अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए. ओके, फिर जोसेफ ने एक शॉर्ट एड्रेस बोला. अब जोसेफ व्हाट डिड शी टॉक अबाउट? देखो लिखा है ना, मिस जोसेफ टॉक्स अबाउट डोमेस्टिक साइंस. देखो मेंशन किया. तो जोसेफ ने डोमेस्टिक साइंस के बारे में बोला और उसने बताया कि ये सब्जेक्ट में मैनकाइंड के बारे में बताया गया है, कैसे मैनकाइंड का रिलेशनशिप था. ओके, रिलेशनशिप था विद अदर ह्यूमन बीइंग्स in spite of the fact that these human beings are geographically located somewhere else, or these human beings belong to a different caste, different creed, but तो भी कैसे ये लोग एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे ये चीजों को डोमेस्टिक साइंस के सब्जेक्ट में एक्सप्लेन किया गया है, वो जोसेफ ने बताया सबके सामने अपने रिपोर्ट में. फिर किसने बात किया? पॉटर ने बात किया. पॉटर अभी क्या सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? अरिथमेटिक के बारे में बात कर रहे हैं. तो उसने बताया कि कैसे अरिथमेटिक के सब्जेक्ट में वो लोग ने वेट्स एंड मेजर्स के बारे में सीखा. द रिलेशनशिप बिटवीन केजी एंड पाउंड. ठीक है, पता है ना, पाउंड का वेइंग अलग होता है, केजी का वेइंग अलग होता है. 100 पाउंड इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 70 केजी. समझे? तो कैसे रिलेशनशिप है दोनों वेट्स एंड मेजर्स का, उसके बारे में बात किया उसने. तो क्या वो कुछ पूछना है क्या तेरे को? तो कुछ पूछना है? Further, Potter also spoke about how in some countries the term kilogram was used as a measure of weight, and how in some countries pound was used as a measure of weight. And किस तरीके से वो रिलेशनशिप चल रहा था, ओके, उसके बारे में पॉटर ने बात की. कोई क्वेश्चन किसी को अभी तक? नहीं. पक्का ना? नहीं. Something वो रीड कर. Continue. Sapiano spoke of the study the class had made of pests, especially black rot on wheat, ball weevil on cotton, and the Colorado beetle on potatoes. He showed how many countries had put the knowledge and results of research on the behavior, breeding habits, and migration of this pest, and were gradually reducing the threat they represented to these important products. Miss Peck and Jackson divided the report on geography between them. Jackson spoke first on the distribution of mineral deposits and vegetable produce over the Earth's surface, how a country rich in one was often deficient in the other, and of the interchange and interdependence which inevitably followed. Miss Pegg dealt with human relationships, stressing the problems facing the post-war world for feeding, clothing, and housing its population. She also made a reference to thousands of refugees, stateless and unwanted, and to the efforts and programs of UNICEF. Funman, as usual, had a trump card up his sleeve. When called, he made a signal to someone off stage, and Welsh and Allison appeared bearing a skeleton between them, together with a sort of gallows. बस रुक जा. तो चलो अब आगे कर ले. सेपियानो ने उसमें बताया कि हाउ सेपियानो स्पोक अबाउट नेचुरल साइंस. ओके, तो उसने बताया कि कैसे ये लोग क्लास में पेस्ट के बारे में पढ़ाई किया था, कैसे ब्लैक रॉट हो जाता है वीट के ऊपर,
बॉल वीवेल हो जाता है कॉटन के ऊपर, एंड कोलोराडो बीटल ग्रो होता है पोटैटोस के ऊपर। बेसिकली ये जो नाम है वो अलग अलग पेस्ट के नाम है। ओके, तो कैसे ये अलग अलग पेस्ट अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर ग्रो होते हैं। यू ऑल्सो शोड कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज हैड कम टुगेदर and they pool their knowledge together, they use their knowledge and on the research of the breeding habits and migration of these pests, ये पेस्ट कैसे चलते हैं, कैसे माइग्रेट होते हैं, एंड कैसे हम इनका थ्रेट को कम कर सकते हैं, ये सब उन्होंने पढ़ाई किया है, उसके बारे में उन्होंने बात किया। नेक्स्ट टैगोर जैक्सन जिन्होंने ऊपर रिपोर्ट बनाया था, ओके, जिन्होंने ज्योग्राफी के ऊपर रिपोर्ट बनाया था, उन्होंने सब्जेक्ट को अपने अपने इसमें डिवाइड कर दिया था। ओके, फिर जैक्सन ने पहले बात किया, शी स्पोक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से मिनरल डिपॉजिट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस। मतलब क्या पूरे अर्थ में कितना अलग अलग जगह पे मिनरल डिपॉजिट्स है ना, कोई मिनरल कोई जगह पे मिलता है, कहाँ पे ज्यादा मिलता है, कहाँ पे कम मिलता है, तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया मिस जैक्सन ने। फिर पेग ने क्या बात किया, पेग ने बताया कि कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स था, ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड में कैसे लोगों ने क्लोथिंग, हाउसिंग या फीडिंग, खाने का प्रॉब्लम कैसे हर ह्यूमन कंट्री उसको फेस कर रहा है। तो उसने ऑल्सो रेफ्यूजीज के बारे में बात किया। रेफ्यूजी का मतलब होता है जिन पता है ना, जिन लोगों को अपने कंट्री से निकाल दिया जाता है, डू नॉट हैव अ स्टेट, तो रेफ्यूजी के कितने प्रॉब्लम्स हैं और यूनिसेफ कैसे इस चीज में डील कर रहा है, उसके बारे में टैग ने बोला। समझ आया? फिर फोनमैन जो फिजियोलॉजी के बारे में बात की ना उसने, हाँ, तो उसने फिजियोलॉजी के बारे में बात किया है। तो फोनमैन के पास क्या था, ट्रम्प कार्ड था। ट्रम्प कार्ड मतलब एक बहुत अच्छा टेक्निक था। उसने क्या किया पता है, वो जैसे फिजियोलॉजी के बारे में बात करने को आया, तो पीछे से एकदम क्राउड के बीच में से दो स्टूडेंट्स, जो वेल्स और एलिसन, दो स्टूडेंट्स है, वो लोग एक स्केलेटन लेके आए, ओके, और क्राउड के बीच में से स्केलेटन लेके आए, बिकॉज़ फिजियोलॉजी आल्सो डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी। क्यों स्केलेटन क्यों लेके आए? हाँ, उस स्केलेटन क्यों लेके आए? ऐसे इम्पैक्ट, ड्रामेटिक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। फिजियोलॉजी के बारे में बात करें ना, तो अच्छा लगता है कि ये देखो ये स्केलेटन आ रहा है बीच में से, तो बोला ना, इसलिए वो वर्ड लिखा हुआ है क्या कि फोनमैन एज यूजुअल हैड अ ट्रम्प कार्ड एंड अ स्लीव। ट्रम्प कार्ड एंड अ स्लीव मतलब ऐसा एक ट्रिक था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, और काफी सोचना, तुम ऐसे ऑडियंस में बैठा है, अभी पीछे से स्केलेटन आ रहा है, जब कोई बंदा सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, समझ आया? सो क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्रामेटिक, समझ आया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है? मैं बात पूछूं क्या? एवरीवन ठीक है, कंटिन्यू कर तुलसी। सर किधर? मैनेज अरेंजमेंट। When this arrangement had been set up, there were the skeleton hanging from a hook screwed into the top of its skull, gently revolving at the end of a cord. This was somewhat in the nature of comic relief, and the school showed its approval by laughing uproariously. But levity soon evaporated when Fernman began to speak. His voice was clear and precise, and he had a strong sense of dramatic. Calmly, he told them what it was, a female skeleton. That was a fact and could easily be proved. But he could not say with any assurance whether she had been Chinese or French or German or Greek. Nor could he say if she had been brown or white or a mixture of both. And from that, he said the class had concluded that basically all people were the same. The trimmings might be different, but the foundations were all laid out according to the same blueprint. Stoneman was wonderful. He had them eating out of his hand. Miss Dare's contribution was something of an anticlimax after Foreman's performance, and she seemed to realize it. She spoke about the problems which all humanity has to face in terms of sickness and disease, and of the advantages gained by interchange of knowledge, advice, and assistance. ठीक है, रुक जा। फिर जैसे वो स्केलेटन लेके आया क्राउड में से,
ठीक है, फिर एकदम स्टेज पे उसने स्केलेटन को वुडन गैलो से अटका दिया। ओके, हर बच्चा ऐसा हंस रहा था, एंटरटेन हो रहा था, बट फिर जैसे फॉर्नमैन बोलना चालू किया तो एवरीवन गॉट सीरियस। ओके, फिर उसने बताया कि देखो ये स्केलेटन, हमें पता भी नहीं चला ये मैन का स्केलेटन है, वुमेन का स्केलेटन है। Now we are also not able to judge that ये चाइनीज है, कौन से स्टेट का है, ब्लैक मैन है कि व्हाइट मैन है। So basically he spoke about the fact that everyone is same. Okay, there is no need to make a difference. ठीक है, कास्ट, क्रीड, कलर, इसके बेसिस पे हमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए, समझा? एंड ऑल ह्यूमन फाउंडेशंस आर द सेम। तो तुम सोच रहे हो यहाँ पे ब्रेथवेट के क्लास के बच्चे ही, समझा? तो ब्रेथवेट जो ऐसी चीजों में मानता था, वो चीजों के बारे में ही इसके क्लास के बच्चे बोल रहे हैं। So basically he brought such a large amount of change in the minds of the students, जो पहले ब्रेथवेट के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन करते थे, आज वो लोग एग्जांपल्स दे रहे हैं that how all men are same, all women are same, there is no difference based on their color or based on from their country of origin। समझ आया सबको? फिर मिस जय जो वापस स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की तो उसने बताया, ठीक है, उसने बताया दैट क्या प्रॉब्लम्स ह्यूमैनिटी ने फेस किया है इन सिकनेस एंड डिजीज, एंड हाउ द वर्ल्ड हैज कंट्रीब्यूटेड टू गेट रिड ऑफ दीस डिजीजेस। कैसे वर्ल्ड हैज कम टुगेदर, लाइक कोरोना भी चल रहा है तो कैसे पूरी दुनिया साथ आ गई है, विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द कंट्रीज हैव कम टुगेदर टू एंड द डिजीज। उसके बारे में मैं बात की, लेकिन एक ये पॉइंट है, इट वाज एन एंटी क्लाइमैक्स। It was an anti-climax का मतलब क्या है that it did not match the level, जो लेवल पे फॉर्नमैन ने बोला, समझ रहा? मतलब बेसिकली सोचो एक बहुत हाई परफॉर्मेंस था और वो हाई परफॉर्मेंस के साथ कंक्लूड होना चाहिए था सब्जेक्ट, बट जब डैर ने आके बात किया तो बंदी का परफॉर्मेंस, मतलब वो बंदी का रिपोर्ट इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था टू गिव इट अ प्रॉपर क्लाइमैक्स, समझ रहा? तो इट वाज, दैट इज व्हाई यहाँ पे उसने बोला है इट वाज मोर ऑफ एन एंटी क्लाइमैक्स। एंड मिस डैर आल्सो रियलाइज्ड इट, उसने भी रियलाइज किया कि फॉर्नमैन ने जिस तरीके से बोला है बेटर बोला है, and therefore he has not been able to match it, although they are talking about the same subject। समझा सबको? हाँ। पक्का? हाँ। चल तुलसी What, sir? कंटिन्यू करिए। Miss Dodd reported on the period of history the class had studied, the Reformation in England. She told of the struggles of men of independent spirit against clerical domination and of their efforts to break from established religious tradition. From those early beginnings gradually grew the idea of tolerance for the beliefs and cultures of others, and now common interest in trying to study and understand those cultures. Denham's report was a bit of a shock. He severely criticized the general pattern of PT and games, emphasizing the serious limitations of space obtaining and the effect of that limitation on their games activities. He complained that the PT was ill-conceived and pointless, and the routine monotonous. He could see no advantage in doing it. A jolly good game was far better. Apparently, he was voicing the opinions of all the boys, for they cheered him loudly. When the reports were over, Denham called two children at random from the audience and asked them to write the name of each teacher, including the head, on a slip of paper. Okay, तो अभी क्या हुआ? मिस डॉड जिसने हिस्ट्री के बारे में बोलना था उसने बताया कि कैसे रिफॉर्मेशन के बारे में उन्होंने पढ़ाई किया, ठीक है, कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया टू गेट देमसेल्व्स द फ्रीडम, एंड कैसे क्लेरिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट कैसे आवाज उठाई है सबने। क्लेरिकल डोमिनेशन मतलब डोमिनेशन ऑफ द चर्च इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। चर्च वाले पहले डोमिनेट करते थे द डेली लाइव्स ऑफ द पीपल, चर्च वाले लॉ बनाते थे यूरोप में, एंड फिर जिससे भी मतलब बेसिकली सबको चर्च को मानना पड़ता था। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डोमिनेशन। किस तरीके से पूरा यूरोप हैज ग्रो आउट ऑफ इट एंड हैज क्या बोलते हैं फेस दिस क्लरिकल डोमिनेशन एंड बिकम इंडिपेंडेंट, उसके बारे में बताया था। तो बेसिकली तो ये सारे बच्चे एक्सपीरियंस बता रहे हैं उनके सब्जेक्ट का। ओके,
अलग अलग कल्चर, अलग अलग बिलीफ के बारे में मिस डॉट ने बताया, एंड कैसे वी मस्ट हैव द प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस मतलब क्या, सब कल्चर, सारे रिलीजन के बिलीफ को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। वी मस्ट बी टॉलरेंट, वी मस्ट नॉट पॉइंट फिंगर्स कि ये क्या है, ये क्या प्रैक्टिस है, इसको बदल दूं। ओके, वी मस्ट नॉट डू दैट, वी मस्ट बी टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल। अब आ गया डेनिम का बारी। अब डेनिम एक, यार इसका बैकड्रॉप ये है कि डेनिम एक आई गेस अच्छा वो आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो डेनिम को पीटी के बारे में बात करना था, एंड पीटी में हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है। तो उसने जो अपना रिपोर्ट बनाया, तो उसने रिपोर्ट में काफी क्रिटिसाइज किया, और हर कोई शौक में आ गया। सोचो ना, अभी तुम्हारा कोई सीनियर स्टूडेंट है जो पूरा पीटी सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है, और वो कह रहा था दैट हम लोग को तुम लोग एक्सरसाइज क्यों करवाते हो, उससे अच्छा तो हमको तुम गेम्स खिलाओ। और सारे बच्चों ने इस बात पे, लड़कों ने ताली बजाया, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल और सम सॉर्ट ऑफ गेम, समझा, अपार्ट फ्रॉम इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेस। आधा घंटा 40 मिनट जो भी पीरियड का लेक्चर था, वो टाइम पे एक्सरसाइज करा रहे थे, व्हिच डेनिम सेड दैट इट इज नॉट ऑफ मच इम्पैक्ट, समझा, इट वाज पॉइंटलेस, एंड इसमें कोई जरूरत ही नहीं था, मोनोटोनियस था। इट वाज मोनोटोनियस मतलब हर कोई सेम एक्सरसाइज करे, इससे कुछ कोई सीख नहीं रहा। इससे बेटर है तो कोई अच्छी गेम हो जाए फुटबॉल की, जिससे लोगों का एक्सरसाइज हो, हर किसी को खेलने का मौका मिले, समझ आया। फिर डेनिम ने अपना क्रिटिसिज्म दे दिया, सारे लोगों ने, सारे बच्चों ने अपना रिपोर्ट कंप्लीट कर दिया। फिर रैंडमली 2 स्टूडेंट्स को बुलाया गया ऑडियंस में से, और उनको बोला गया कि तुम लोग कोई भी टीचर का नाम लिखो, अलॉन्ग विद हमारा हेड टीचर, और वो लोग बनेंगे हमारे पैनल जो अपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। समझ आया सबको? हाँ सर। यार ऋषिता पढ़ चल। These slips है ना sir? These slips were folded and placed in a hat, juggled vigorously, and then withdrawn one by one. The names were called Mr. Weston, Mrs. Dale Evans, Miss Phillips Denham, and Miss Joseph led the others off the stage, and the teachers took their seats. Weston, big and bushily untidy between the 2 women. Then the questioning began. I believe I would have gone a long way to see what followed. It was an experience which I shall not easily forget. The questions were mostly from the 2 top classes, probably because the young children were either too timid or too ununiformed to formulate these questions. The teachers had no briefing and were often caught out stammering in their indecision. But here again, I received a big surprise. The frilly, seemingly brainless Miss क्या है ये? किधर गया? Euphemia Phillips proved to be the coolest and best informed of the 3. She dealt with the questions put to her with candor and authority, and would often intervene skillfully to assist one of the other without causing embarrassment. Weston cut a very ridiculous figure. In the face of Denham's blunt criticisms, the Freeman's adroit questioning, he found himself completely nonplussed and tried to bluster his way out with a show of offended dignity. अभी हुआ क्या? बच्चों ने टीचर के नाम लिखे और ये सारे पेपर के ये सारे नामों को लिस्ट को ऐड में डाल दिया। फिर नाम पिकअप टीचर के बारे में टीचर है इसके क्वेश्चन तुलसी आवाज आ रहा है अभी? हाँ सर, अभी आ रहा है। ये आ रहा है, हाँ। सो 3 टीचर के नाम पिकअप कर दिए गए, मिस्टर वेस्टन था, मिसेस डेल इवांस की, एंड मिस फिलिप्स डेनहम।
नहीं रुक, एंड मिस फिलिप्स, ओके। फिर उसके बाद समझ लो अपॉस्ट्रोफी, सॉरी सेमीकोलन है, ठीक है। 3 टीचर थे, मिस्टर वेस्टन, डेल इवेंस एंड फिलिप्स। फिर जो लिखा ना डैनियल एंड मिस जोसेफ, वो लोग दोनों ने बाकी लोगों को, बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको स्टेज से लीड ऑफ किया कि वो लोग स्टेज से उतर जाए, एंड बाकी टीचर्स ने उनके सीट्स ले लिए। तो वापस 3 टीचर कौन है? वेस्टन, डेल इवेंस एंड फिलिप्स। वो फिलिप्स के पास फुल स्टॉप है, या फिर अदर डेल लेट अदर्स डाउन द स्टेज, समझा? फिर क्वेश्चनिंग चालू हुआ। छोटे बच्चों का जो क्वेश्चनिंग था वो ऑब्वियसली ज्यादा टिमिड था, वो लोग को ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, छोटे बच्चे ऑब्वियसली उनका कोई ज्यादा ओपिनियन भी नहीं था, एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू प्रेजेंट देयर क्वेश्चंस टू द टीचर्स। बट प्रॉब्लम क्या था, एक तरीके इससे टीचर थोड़े सरप्राइज रहते थे, बिकॉज टीचर्स को कोई ब्रीफिंग नहीं था कि क्या क्वेश्चन पूछने वाले। जैसे होता है ना, हम लोग जैसे कपिल शर्मा शो देखते हैं तो कैसे होता है, एक्टर्स को पहले से ही पता होता है क्या पूछने वाले, सो दैट यू नो वो लोग को आंसर देने में डिफिकल्टी ना हो। यहाँ पे टीचर्स तो कुछ बताया नहीं रहता था कि क्या क्वेश्चन है, ऑन द स्पॉट रहता था। तो ऐसे सिचुएशन होते थे कि टीचर्स को शॉर्ट आउट स्टैमरिंग विद देयर डिसीजन, दे डिड नॉट नो how to justify their action or how to take a proper decision or how to respond to the questions, तो वो लोग अटक जाते थे पीछे। फिर क्या बोलते हैं, हाउएवर जो अपने ऑथर है ब्रेथवेट, उसने देखा कि भाई वो थोड़ा सरप्राइज हो गया कि जो मिस फिलिप्स थी was the coolest teacher. She was, although she was frilly and she seemed brainless. फ्रिली मतलब वो अनइंटेलिजेंट लगती थी और कम दिमाग वाली लगती थी। होता है ना किसी किसी का तरीका देख के अपन सोचते हैं तो बंदा मतलब उससे एक्सपेक्टेड ही नहीं रहता। वो बंदी वो जो टीचर थी फिलिप्स, शी वाज द बेस्ट अमंगस्ट द थ्री। वेस्टन और डेल इवेंट्स के कंपैरिजन में फिलिप्स बेटर थी आंसर देने में क्वेश्चंस को। शी वाज द बेस्ट इन्फॉर्म्ड अमंगस्ट द थ्री। जो भी क्वेश्चंस रखे गए उसने एक कैंडोर एंड अथॉरिटी के साथ उसको डील किया। कैंडोर का मतलब क्या होता है? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट इन रिस्पोंडिंग क्वेश्चंस। एंड एकदम अथॉरिटी होता है कि तुम मेरे को क्वेश्चन पूछो तो कैसे मैं स्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ कि मैं अथॉरिटी हूँ, मेरे को मेरी चीजें पता है और मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूं। तो उसने उस तरीके से सारे क्वेश्चंस को डील किया। तो ऑल्सो इंटरव्यू स्किल्स, मतलब अगर कोई अटक जाता था, मान लो वेस्टर्न या दूसरी टीचर अटक जाती थी आंसर करने में, तो बहुत स्किलफुली उसको इंटरवीन करती थी और उनके आंसर को कंप्लीट करती थी। ओके, तो अभी इन द फेज ऑफ क्रिटिसिज्म अपना डेनहम जो स्टूडेंट था, ओके, जो स्टूडेंट था जिसने टीचिंग को क्रिटिसाइज किया था और क्वेश्चन किया था सब्जेक्ट को, तो मिस्टर वेस्टन जो था तो वेस्टर्न एक बहुत रिडिकुलस टीचर बन गया वहां पे, मतलब उसका बहुत मजाक उड़ गया क्योंकि वो was not able to answer to Denham's criticism। पीटी सब्जेक्ट के बारे में जो क्रिटिसिज्म था डेनहम का और फॉरमैन का जो क्वेश्चनिंग था अबाउट देयर फिजियोलॉजी, उसके बारे में मिस्टर वेस्टन नॉट टू आंसर। He was completely nonplussed। Nonplussed मतलब क्या? Confused। अथॉरिटी कि हाँ ऐसा ही होता, ये सब्जेक्ट है तो ठीक ऐसा ही करेंगे। So basically offended dignity के साथ he answered the questions and tried to get away with it। He was not able to justify and come out with an effective answer in support of the PT exercises, ठीक है, and he could not defend it because, and also ये बहुत क्वेश्चन मार्क वाली बात हो गई, ये बहुत डिस्ग्रेस एंड मजाक वाली बात हो गई, because Western was the teacher who was partly responsible for the PT subject। So although you are responsible for the subject but you are not able to justify कि ये PT के पीरियड में हम लोग बच्चों से एक्सरसाइज क्यों करवाते हैं instead of letting them play games। Okay, so he was not able to justify this and इसीलिए उसका स्टेज पे मजाक बन रहा था। समझ आया सबको? हाँ सर। कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं। रिया रीड कर। हाँ भैया।
He could not effectively support PT exercises for which he was partly responsible as having any definite physical advantage. Denham was a trained boxer and insisted that such exercises were only advantageous if practiced daily and for more sustained periods. PT twice weekly for 20 minutes was a waste of time, he asserted. Once again, Miss Phillips took the rein and her stock promptly shot up hundredfold. She reminded the school that every subject, including PT and games, had been carefully considered and fitted into the teaching timetable so that each student received maximum benefit from it. The school with its limited facilities must be considered in the terms of the greatest good for the greatest number, and it would be beyond anyone's power to please everybody. Some of you, she concluded, fixing Denham with innocent eyes, are fortunate in your own fine physical development and do not really need the few. वो क्या है? Wait a second, मैं किधर गया? And do not need a few mere helping of PT and games which this school can offer. Try to remember that there are others for whom our program is ideally suited. It may be that some of you older boys might even be able to help in that respect. Denham was to रुक जा अभी आ गया कौन आ गया जब वेस्टर्न आंसर नहीं कर पा रहा था वेस्टर्न द सर कुड नॉट जस्टिफाई the fact that PT में गेम्स नहीं खिलाते जबरदस्ती एक्सरसाइज करवाते हैं he was not able to respond to that तो वापस मिस फिलिप्स आ गई she took the reins मतलब she took the responsibility वो आ गई और उसने बोलना चालू कर दिया उसने क्या बोला कि भाई पीटी बाकी सब्जेक्ट्स के जैसा इंक्लूडेड है तुम्हारे सब्जेक्ट्स में एंड टीचिंग टाइम टेबल में इसको इंक्लूड किया गया है सो दैट इट इज हाईली बेनिफिटेड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स पीटी का तुम्हारे टाइम टेबल में होना इसलिए है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो ओके अब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है स्कूल का ओके स्कूल का रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं हमारे पास इतने अपैरेटस नहीं है इतने गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं तो इसलिए हम एक्सरसाइज करवाते हैं कि हर बच्चे का ठीक है हर बच्चे का क्या बोलते हैं बेनिफिट हो सही से डेवलपमेंट हो अब डेनम जो था वो इतना क्यों पीटी के अगेंस्ट था एक्सरसाइजेस के अगेंस्ट था बिकॉज वो खुद एक ट्रेंड बॉक्सर था वो कह रहा था कि भाई तुम हफ्ते में 2 बार पीटी करा रहे हो तो 2 बार एक्सरसाइज करा के क्या ही भला होगा किसी का ठीक है इट इज नॉट एडवांटेजेस ये एक्सरसाइजेस तब एडवांटेजेस रहती है ठीक है जब उसे रोज किया जाए और मैं ट्रेंड बॉक्सर हूं तो मुझे ये चीज पता है और मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ ओके तो बेसिकली ये है ना ये थोड़ा डेनम बहुत इंडिविजुअल तरीके से बात कर रहा था वो सबके लिए नहीं बात कर रहा था वो मोरलेस खुद के लिए बात कर रहा था देखो वो तो बॉक्सर है वो तो घर जाके अपना ट्रेनिंग स्केड्यूल फॉलो करता है तो इसीलिए उसको चाहिए था कि पीटी पीरियड में एक्सरसाइजेस ना हो गेम्स हो क्योंकि ट्रेनिंग तो वो पर्सनली खुद से घर पे करने वाला है तो ही विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन द स्कूल टाइम समझ आए कि नहीं तो यहाँ पे वो फिलिप्स बोलती है कि सम ऑफ यू ठीक है सम ऑफ यू वो डेनम को पॉइंट कर रही है कि तुम्हारे को तुम फॉर्चुनेट हो तुम लोग का यू कैन अफोर्ड योर ओन फिजिकल डेवलपमेंट बट इट इज नॉट एंड यू डू नॉट नीड द लिटिल हेल्पिंग्स मियर का मतलब होता है लिटिल हेल्पिंग्स ऑफ पीटी गेम्स एंड व्हिच द स्कूल्स कैन ऑफर सो बेसिकली तुम्हारे लिए जो पीटी का सब्जेक्ट है वो तुम्हारे लिए कोई एडवांटेजेस नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली तुम लोग के पास तो वो रिसोर्सेज है जहाँ पे तुम घर पे अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर रहे हो और बेसिकली उसको टॉन्ट करिए बोल के कि तुम तो भाई बॉक्सर हो तुम तो अपना ट्रेनिंग करते हो तो तुमको ये सब चीजों का जरूरत नहीं है बट तुमको सोचना पड़ेगा बाकी बच्चों के लिए ये जरूरी है और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाए गए रहते हैं समझ आया एंड ये बाकी बच्चों के फेवर के लिए ये सब्जेक्ट है समझा कि नहीं
हाँ समझा। पक्का? हाँ हाँ। ठीक है, काशिफ कंटिन्यू कर। भैया किधर से करना है कंटिन्यू? ध्यान नहीं है क्या तेरा? अरे Then नहीं, why मैं do we- कंफ्यूज हो गया। Then why do we have PT? फिर डेनाम बोलता है then why do we have PT? यहाँ से अच्छा ठीक है, समझा। Why don't they take only the kids who need it? The rest of us can have a game of football or something, instead of doing a lot of daft things that's not good to us. This was a poser, but she came right back at him, her baby blue eyes twinkling in her delight at this crossing of staves. Let's say it is as much an exercise of the mind as it is of the body, Denham. The whole timetable in this school is meant to help you in the world after you leave here, and doing what you are told in spite of not liking it is part of a training. I feel sure that you will see the point in that. That stopped him. Poor Denham knew that he'd be outwitted, but he could do nothing about it and sat looking rather rueful, while Miss Phillips' smile broadened. This freely innocent looking puss had gobbled her canary without leaving the tiniest feather. Continue, करूँ? हाँ I began to understand how it was that so slight a creature could cope so effectively with a class. Soon after this, as the morning ended, the head went on to the stage and closed the proceedings, expressing his pride in all the children and his deep appreciation of the effort. देखो अभी लास्ट में क्या है कि हाँ डेनिम फिर ऑफेंड हो जाता है, वो बोलता है कि अरे हाँ तू अगर बोलिए अगर तुम्हारा कहना है ओके डेनिम सेज दैट इफ यू थिंक दैट सारे बच्चों के लिए ये पीटी का एक्सरसाइज क्या बोलते हैं काम नहीं आएगा, शी अग्रीज ओके शी अग्रीज फिलिप्स बोलती है दैट पता है मेरे को कि तेरा काफी बच्चे लोग फॉर्चुनेट है, वो लोग घर से अपना फिजिकल रूटीन करते हैं एंड इसीलिए बच्चों को जरूरत नहीं लगता ये एक्सरसाइजेस का एंड देयरफॉर दे वांट गेम्स, बट हाउएवर वी हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस इज फॉर एवरीवन ओके पीटी एक्सरसाइजिंग इज फॉर एवरीवन एंड सबके बेनिफिट के लिए ये सब्जेक्ट को डाला गया। तो डेनिम बोलता है अगर you agree to the point that for certain fortunate kids जो लोग अपना फिजिकल ट्रेनिंग घर पे करते हैं ओके मेरे बेसिकली वो बोल रहे मेरे जैसे फॉर्चुनेट किड्स जो घर पे फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं तो उनको तो जरूरत नहीं है पीटी के एक्सरसाइजेस का बिकॉज दे डू नॉट गो डू एनी गुड टू अवर बॉडी। मतलब तू सोचना अगर डेनिम घर पे बॉक्सिंग का ट्रेनिंग कर रहा है तो 2 बार जो हफ्ते में पीटी के एक्सरसाइजेस है पीटी सब्जेक्ट है दैट विल नॉट हेल्प हिम इन एनी वे। तो बोलता है तो फिर हम लोग को ऐसे करना चाहिए दैट जिन लोगों को पीटी के एक्सरसाइजेस का जरूरत है वो लोग वो पीटी का कोई सब्जेक्ट लेंगे और जिनको नहीं जरूरत है वो लोग गेम खेलें, इजंट इट? सो इसमें मिस फिलिप्स बोलती है बट एक चीज वो बोलती है कि जो पीटी सब्जेक्ट है पीटी सब्जेक्ट बॉडी के साथ साथ माइंड का एक्सरसाइज भी है और वो क्या जस्टिफाई करती है पता है? वो बोलती है कि जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट है तुमको इस तरीके से हमने सब्जेक्ट डाले हुए हैं कि वो तुम्हारे आगे के लाइफ में भी तुमको ये सब्जेक्ट काम आएंगे। सो पीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका माइंड का एक्सरसाइज हो रहा है और ये माइंड का एक्सरसाइज कैसे हो रहा है? इट इज मेकिंग यू डू थिंग्स इवन इफ यू डोंट वांट टू ओके मेकिंग यू डू थिंग्स even if you don't want to. So Miss Phillips बोल रही है कि ये तुम्हारा पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा है, ऑल्दो तेरे को पीटी का एक्सरसाइज करना नहीं है फिर भी ये पीटी का सब्जेक्ट होने की वजह से एज अ पर्सन यू आर डेवलपिंग ओके and you are developing and you are doing things even if you don't want to or even if you do not like it and this and वो इससे मीन करती है Miss Phillips इससे मीन करती है that it is making you more tolerant, समझा? and in our life when we grow okay जब हम अडल्ट हो जाते हैं तभी हम लोग को ये टॉलरेंट का फीलिंग हम लोग को ये the feeling of being tolerant of others ideas, the feeling of being tolerant about others thoughts, others beliefs, this is very important. तो इस तरीके से डेनिम को चुप करा देती है कि देख मैं जानती हूँ कि तेरे को ये फिजिकल एक्सरसाइज का जरूरत नहीं है बट फिर भी ये सब्जेक्ट तेरे को टॉलरेंट बना रहे हैं तो वो चीज कर रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, समझा कि नहीं?
एंड इससे पूरा इधर डेनिम क्या हो गया, आउटफिट हो गया. आउटफिट मतलब फिलिप्स ने अपने दिमाग से उसको चुप करा दिया. ओके, एंड ऑब्वियसली ही कुड नॉट डू एनीथिंग बट टू एक्सेप्ट व्हाट मिस फिलिप्स सेड. और वो चुपचाप अपने सीट पे बैठ गया और मिस फिलिप्स का स्माइल अब्रॉड हो गया. समझा? एंड इवेंचुअली फिर आया हेडमास्टर स्टेज पे, उसने मीटिंग को कंक्लूड किया एंड बाकी हर कोई अपने रेगुलर क्लास के लिए चला. सो बेसिकली यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करने वाला पॉइंट था मिस फिलिप्स का was that she meant by meaning that she was by saying that you are meant to do things even if you do not like them. Basically she meant that we are developing you as a person. तेरे को ऑल्दो पीटी, ये छोटी बात है कि तेरे को पीटी का सब्जेक्ट पसंद नहीं है, फिर भी तेरे को वो करना पड़ रहा है. आगे जीवन में तुम्हारे नॉर्मल सोशल लाइफ में ऐसे काफी सिचुएशन आएंगे जहाँ पे तुम्हें वो चीज का पसंद ना हो, फिर भी तुम्हें वो करना पड़ेगा बिकॉज इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट डेनिम, ऐसे वो उसको बोलते हैं. समझ आया क्या? हाँ सर. एवरीवन? हाँ सर, थैंक यू. किसी को कोई क्वेश्चन है? बहुत बहुत